जो कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बसिया, उसके बारे में देखते हैं कि एक राजा निर्बसिया थे। माँ है ना कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठी में मफूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौर पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गोर रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी नीचे वाली 5 दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक राजा निर्बसिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। उस राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लंबी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। मेरे सामने मेरे ख्याल का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति ने से मेरी दांत काट दोस्ती थी। दोनों मंडल स्कूल में पढ़ने जाते, एक से घर के थे, इसीलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रर। जिस साल जगपति मुहर्रर आया, उसी वर्ष गांव के पास के गांव में उसकी शादी हुई। पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों को विश्वास था कि शादी के बाद लड़की विदा नहीं होगी, या हो जाएगा और सातवें भंवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की शायद होगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मिटाए। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे काली हो या लूली हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया। सास ने बहू की बलैया लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी, गृहस्थी का डंग बार समझा दिया। जगपति की माँ ने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा, पर सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियाँ गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड प्यार से पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे, तब से इसके छोटे छोटे हट को मैं पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। उसकी माँ ने बहू को समझाया है, इसके छोटे छोटे हट को अब तुम पूरा करना। एक अरमान उसके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस से वो संतान का इंतजार करने के बाद भी वह गोद में ना खिला पाई। और चंदा ने मन में स्वीकार कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। एक रोज़ राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज़ जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया, पर राजा नहीं लौटे। राजा को बड़ी चिंता हुई और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके रिश्ते में भाई दयाराम की शादी थी, तो दयाराम पात्र के बारे में ध्यान रखना। कहा गया कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। दयाराम के घर डाका पड़ जाता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घीघी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोकर लाठियाँ उठा ली और घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। अंत में एक गोली जगपति की जांघ में को पार करती हुई निकल गई और दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में जाकर समा कर रह गई। चंदा रोती कलपती मनोतियाँ मानती जब वहाँ पहुँची तो जगपति अस्पताल में थे। दयाराम की थोड़ी चोट आई थी, उसे उस अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। कस्बे का अस्पताल था और कंपाउंडर ही मरीज की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था, छोटे लोगों के लिए तो कंप्यूटर साहब ही ईश्वर के अवतार है। उसी दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने गया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंदी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह करहा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुंह में धोती का पल्लू खोसे अपनी भयातुर आवाज़ दबाने की चेष्टा कर रही थी। बच्चन सिंह की अंगुलियां थोड़ी सी थरथराई और उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू छूट पड़ा। बच्चन सिंह शहर सा गया और उसके हाथ की अत्यंत निष्ठुरता को जैसे अपनी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। वह बच्चे की तरह फूंक फूंक पर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से नज़र उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। चंदा को ये समझा रहा है इशारे से। दवा खाने की ओर जाते हुए चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना। जांघ का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कुल्ले का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। अच्छी से अच्छी दवाई लाऊंगा। जगपति ने चंदा को उधार लेने से मना कर दिया। बोला, देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। चंदा बोली, औकात आदमी की देखे जाती हैं, पैसे की। तुम तो। जगपति ने कहा, नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे तो 1 से 4 दिन लग जाए। कर्ज का रोग कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन को तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये जगपति का कथन है। और तीसरे रोग जगपति के सिर ने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी। जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से लड़ रहा हूँ। चंदा ने बड़ी स्वाभाविकता से माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, यह दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने अपने हाथ का कड़ा बेच दिया था इन्होंने और उसी में आई है। एक रात चंदा अंधेरे में सीधे दवाखाने की ओर गई जहाँ बच्चन सिंह अकेला बैठा था, कड़ा उसे देने के इरादे से, पर भीतर कदम रखते ही वह सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप, ये सब उसको लग रहा था। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थितियाँ कौंध गई और उसने वहाँ से बहुत संयत आवाज़ में चंदा कहा। वह आवाज़ इतनी बेआवाज़ थी कि निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा ने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा लिया। बच्चन सिंह ने कड़ा हाथ में लेकर उसे वापस चंदा की कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर।
सुबह जब जगपति के पास पहुंची चंदा तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुंह पर अनगनत भाव आ जा रहे थे, जिसमें असमंजस था, पीड़ा थी, निरीहता थी। रानी मित्र के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मित्र के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गढ़ती रहती कि उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीज की मरहम पट्टी करते वक्त बताया कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है। वह परसों यहाँ से चला जाएगा। परसों जाएगा और जाएगा कहाँ पर? मैनपुरी के सदर अस्पताल में। जगपति ने सुना तो उसे भला लगा, पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर के भीतर कभी भी चुभ सकते थे। 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी। गली में आते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वनवास काटकर राजधानी लौटे हो। जब जगपति के घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहाँ से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ही ऐलान कर दिया, राजा निर्बसिया अस्पताल से लौट आए, कलमुही भी आई हैं। यह शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोटे में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया और झुंझला कर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल का। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगपति के कान में जैसे कोई व्यंग्य से कह रहा था, राजा निर्बसिया अस्पताल में आ गए, और चंदा के दिल में भी ये बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा न जाने कब सो गई। पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बच्चा सा रह गया। पर बच्चे के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन थी। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर उसकी सांस ठीक होती जान पड़ी और उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका। चंदा की सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा था। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकला, बच्ची। डरते डरते उसने चंदा के बालों की एक लट को बड़े जतन से हथेली पर रखा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटा कर निराश होकर सो गया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सर पर टटोला। एक मालूम में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। चंदा के हाथ के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर इलाज कर रही थी। उसका गला बुरी तरह सूख गया। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। चंदा ने झूठ बोला, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा के से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिनों की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रर रख लिया था। उसे लगता कि जैसे कड़े मांगकर वह चंदा के से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। और एक दिन उसकी काम दाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण और जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड तंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हो गया और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है और उसके समय का उपयोग है। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर गाल रखकर बैठता तो सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता ये निस्सहाय पसाज का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। और उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरहेटे में एक साइकिल रखी नजर आई और भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होगे, बैठिए ना 2 मिनट और। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। कोई पुरुष एक स्वर था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया। उसने जैसे अनजान बनकर आवाज़ लगाई, अरे चंदा, ये साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर खुशखबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं। खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं, इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्द के घर में घुसकर बैठ सकते हो। जगपति ने कहा, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा, आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब कि जिसे कुछ लिया जाएगा उसे कुछ दिया भी जाएगा। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने लगा। जगपति उसके साथ जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती। वह सोचता, यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। तो फिर क्या? उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही उसकी कृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांगे।
कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाद कर देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पत्थरों की गाड़ी में उलझ गया। एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वहाँ दो बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी पैदाइश संकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। और उस दिन टोले मोहल्ले के घर आंगन में बरसात की मेह की तरफ ये खबर बरस कर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया, आज 6 साल शादी को हो गए, शादी को न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में, किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। जगपति दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुँह किए पड़ा रहा। जब रात अच्छी तरह फैल गई वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी अंगुलियाँ चटकाई, मुट्ठी बांध कर बाह का जोर देखा, पर गली के अंधेरे में घुसते ही वह सहम गया, जैसे किसी ने अदर से हाथ से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ दिया। वह किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंचा। चंदा दीवार से सर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कूपी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। चंदा के चेहरे पर नारीत्व की प्रौढ़ता उसे दिखाई थी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी, उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, उसे अपने हाथ से अपना पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो, अत्यंत लज्जित हो। उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत सी संयत सी उठकर रसोई में अंधेरे में खो गई। खाना खा लेते चंदा का स्वर कान में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा, खाने तो बैठ गया पर कौड़ नीचे नहीं सरक रहा। तभी चंदा ने बड़े सीधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा का बांध फूट गया है और वह घुटन में मुंह दबाकर कातर सी फपक फपक कर रो पड़ी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके ओठ फटके और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशरम बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब जब मेरी लाश तले। चंदा बोली, तब की बात झूठ है, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा अपने घर गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता, उसी बिराने में, तालाब के बंगल, पेड़, बबूल और ताड़ के पड़ोस में। पर मन में दुर्दशा हो गई। काफ़ी दिन बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रंगता कीड़ा जिसके ना आंखें हैं, ना कान हैं, ना मन, ना इच्छा। उसके आगे हैं। शंकुरे ने एक पेड़ को काटने की बात कही जो हरा था। जगपति ने कहा, अरे ये तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। शंकुरे ने जवाब दिया, हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है, न फूल का न फल का, अब कौन इसमें फल फूल आएंगे, 4 दिन में पत्तियां जुरा जाएगी। गाड़ियाँ जब टाल पर आकर लगी और जगपति तख्त पर हाथ ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया कि अभी उस दिन वसूली में तुम्हारे ससुराल के नज़दीक एक गाँव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का आया है। और फिर बोले, भगवान के राज में देर है, अंधेर नहीं। जगपति भैया, जगपति ने सुना तो बोला, देर और अंधेर दोनों हैं। मुंशी जी बोले, चंदा दूसरे के घर बैठ रही, कोई मदन सुदन है वहाँ का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चे के रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार हैं। जगपति की सांस गले में सटक कर रह गई। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज। जगपति बोला, अपना कहकर किस मुँह से मांगू बाबा, हर तरफ से कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर नया संजोने की कोशिश करूँ। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोटे के अंधेरे में कुछ सूझ ना पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई। बेवा चाची का वह जहर बुझा तीर, राजा निर्बसिया अस्पताल से आ गए और आज सयानासी कुलबोरन, और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ ना होगा। चंदा का लड़का आया है, वह कुछ और जानती, आदमी का बच्चा न जानती। वह और कुछ भी जानती, कंकड़ पत्थर, वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात का शिशु चंदा। औलाद ही तो वह नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दल से पार ले जाती हैं। नहीं तो हर औरत वैसे है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह और जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। रानी अपने कुलदेवता के मंदिर पहुंची। माँ सुनाया करती थी कि अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। कुलदेवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी देवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया और रानी की छातियों में दूध भर गया और उनमें धार फूट पड़ी। राजा को अपनी रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा, तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं।
पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था कि किसी ने मुझे नहीं मारा, किसी आदमी ने नहीं, मैंने अफीम नहीं जहर खाए हैं, उन पैसों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक ना जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आए, आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। राजा ने दो काम किए, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम पर उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राजा ने नए सिक्के बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राजभर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जब माँ ये कहानी समाप्त करती थी तो उसके पास बैठे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर यहीं पे कहानी समाप्त होती है।